Good morning, bachcho. This is R.K. Shukla, Senior Zoology Faculty from Kota, and today I am discussing about a specific topic, physiology of respiration. बच्चों, कल हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? कल हम पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था, कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे ब्रीदिंग होता है, कैसे इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस बात को अच्छी तरह याद रखना, ठीक है। सो first of all, we are discussing on step of respiration. We are discussing all this thing on YouTube channel Neat Binayak, right? So इसमें हमने बात किया था फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो कितना स्टेप होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जैसे कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। याद रखना, एटमॉस्फेयर और लंग के बीच में जो हम पहला स्टेप लेते हैं वो हम कौन सा लेते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। और याद रखना, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो एयर का एक्सचेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में हम क्या बात करते हैं? लंग से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड के बीच में, फिर उसका ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू तक, फिर टिश्यू में पहुंचकर उसका, फिर जब हम टिश्यू में पहुंच जाते हैं तो उसका एक्सचेंज होता है। जब हम टिश्यू में पहुंच जाते हैं तो उसका एक्सचेंज होता है किसमें? ब्लड और टिश्यू में। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कहां होता है? टिश्यू में होता है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कहां होता है? टिश्यू में होता है। और टिश्यू से फिर उसका एक्सचेंज होता है ब्लड में, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से लंग्स तक, फिर लंग्स में एक्सचेंज होता है। ऑल दीज एक्टिविटी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। और उसके अलावा हमने बात किया था सेलुलर रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। याद रखना, जब सेल में हम ग्लाइकोलिसिस को ऑपरेट करते हैं, उसके अलावा क्रैब्स साइकिल को करते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, तो ये सब मिल मिलाकर क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और ब्रीदिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात करना है ब्रीदिंग की मसल्स, ठीक है। और इनका जो सबसे मेन मसल्स है वो कौन सा है? डायफ्राम है, याद रखना। और ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पर कार्य करता है। इसका जो वर्किंग साइड है वो क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और ये क्या करता है? इस एक्सिस का इंक्रीमेंट करता है, एक्सिस को बढ़ाता है। सेकंड मसल कौन सा है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। याद रखना, रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दीज आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में पाई जाने वाली मसल्स क्या कहलाती है? इंटरकोस्टल मसल्स। और रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस पर जो मसल्स होती है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और उसके इंटरनल सरफेस पर जो मसल्स होता है वो कहलाता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इस बात को याद रखना, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों मसल्स कहां काम करती हैं? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पर कार्य करता है, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इसे डिक्रीज करता है, उसे कम कर देता है। इस बात को याद रखना। अब थोड़ा हम जानने का प्रयास करें कि जो है ये एंटीरियो पोस्टीरियर और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या है। यहां पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, और अगर इसे आप ह्यूमन बीइंग का डायग्राम मानते हो तो आप यहां पर हेड मान लो। आप यहां पर आप ये मान लो कि ये हेड है, और यहां इसको आप हेड मान लो और इसको आप लेग मान लो, ठीक है। तो याद रखना, हेड से लेकर लेग तक, हेड को हम एंटीरियर एंड मानते हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम हेड क्या है? एंटीरियर एंड है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और जो हमारा लेग है वो क्या होता है? पोस्टीरियर एंड होता है। और दोनों के बीच में जो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। याद रखना, हेड से लेकर लेग के बीच में जो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और इस पर कौन काम करता है? इस पर डायफ्राम काम करता है। इस बात को याद रखना। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को बढ़ाना या एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस को कम करना, ये किसका काम है? ये डायफ्राम का काम है, ठीक है। फिर हम दूसरा डायग्राम देखेंगे।
देखो ये हम मान लें ये बॉडी का डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड मतलब हमारा जो बैक साइड है, हमारा जो बैक साइड है हमारी बॉडी में, उसे हम क्या कहते हैं, हम डॉर्सल साइड कहते हैं। इसी तरह से हमारा जो वेंट्रल साइड मतलब क्या हुआ, बेली का जो साइड है, पेट वाला जो साइड है, ये हमारा वेंट्रल साइड कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना डॉर्सल और वेंट्रल के बीच में अगर हम एक एक्सिस बना दें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। हेड से लेकर लेग के बीच में जो एक्सिस है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और बैक से लेकर बैली के बीच में जो एक्सिस है दिस इज डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर कौन काम करता है, इंटरकोस्टल मसल्स काम करता है। बस ये दो बातें आपको याद रखना है कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पर कौन काम करता है, डायफ्राम काम करता है, और डॉर्सो वेंट्रल जो एक्सिस हमारी बॉडी का है उस पर कौन काम करता है, इंटरकोस्टल मसल्स काम करता है। इस डायग्राम में केवल इतनी सी बात है जो आपको दिमाग में सेट करके रखना है। गॉट इट माय पॉइंट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने ये चेस्ट से बॉडी का एक टीएस लिया है, ठीक है। बॉडी के डॉर्सल साइड पर बैक के साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसका यूनिट क्या कहता है, वर्टिब्री कहलाता है। और अगर बैली के साइड में आप जाओगे चेस्ट में तो वेंट्रल साइड पर क्या होता है, याद रखना वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में जुड़े हैं किसके द्वारा, रिब्स के द्वारा। रिब्स इन दोनों को क्या करता है, अटैच करता है, मतलब डॉर्सल वर्टिब्रल कॉलम और वेंट्रल स्टर्नम। अच्छे से याद रखना, इन दोनों को अटैच करने का काम कौन करता है, रिब्स करता है। और याद रखना रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस पर जो मसल्स है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स के बीच में जो मसल्स है जो रिब्स को जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और रिब्स के एक्सटर्नल सरफेस पर जो मसल्स है दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और रिब्स के इंटरनल सरफेस पर जो मसल्स है, अच्छी तरह से याद रखना, ये रिब्स के इंटरनल सरफेस पर जो मसल्स है, ये देखो ये मसल्स यहां पर जो आ रही जो रिब्स के इंटरनल सरफेस पर है, तो रिब्स के इंटरनल सरफेस पर जो मसल्स है दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब एक बात याद रखना, अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो याद रखना जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है उसका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। जब इस एक्सिस का इंक्रीमेंट होगा तो चेस्ट का जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा, और जब डिक्रीमेंट होगा तो चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो अभी हमने बात किया किसके बारे में, देखो यहां हमने बात किया रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में। अब जरा इनका एप्लीकेशन हम देख लें। देखो यहां हमने लंग्स का डायग्राम बनाया। अब सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डायफ्राम की बात कर रहे हैं। डायफ्राम कैसे काम करता है, देखो याद रखना डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखो ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है। यहां दो बातें दिमाग में सेट करना है, अगर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा, और अगर डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा तो डायफ्राम इस तरह से क्या होगा, डायफ्राम इस तरह से आर्च्ड या डोम शेप हो जाएगा। बस इतनी सी बात अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो पहला डायग्राम में दिख रहा है ये डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज है, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। ये कौन सा फेज है, ये कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है, और ये इसका रिलैक्स होने वाला फेज है। अच्छी तरह से याद रखना, जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, और जब इसका रिलैक्सेशन होगा तो ये डोम शेप हो जाएगा। अगर डायफ्राम स्ट्रेट हो जाएगा तो याद रखना लंग्स का वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा, पहले के कंपैरिजन में लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब ये डोम शेप हो जाएगा तो पहले के कंपैरिजन में लंग्स का वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा। बस ये दो बातें याद रखना है, यहीं से सारा ब्रीदिंग सेट हो जाता है। एक बार फिर समझो इस बात को कि डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो जो है फ्लैट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अगर डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये कैसा हो जाएगा, याद रखना ये फ्लैट या स्ट्रेट हो जाएगा, और जब फ्लैट या स्ट्रेट हो जाएगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और याद रखना एक फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम इज इनवर्स प्रोपोर्शनेट टू प्रेशर। याद रखना अगर वॉल्यूम बढ़ेगा
तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो देखो, डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। जब ये फ्लैट हो गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम जब बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? मतलब इसका प्रेशर, जो लंग्स का प्रेशर है वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। क्या कहलाता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा, वॉल्यूम इसलिए बढ़ेगा कि डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायफ्राम कैसा हो गया, अच्छी तरह से याद रखना, फ्लैट हो गया। और अगर डायफ्राम फ्लैट हो गया तो इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होकर कितना हो जाएगा, 757 mmHg के आसपास हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा 760 ही रहता है। तो इसका असर क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन का लॉ काम करेगा, और एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। इस बात को याद रखना, ये क्या कहलाता है, ये इंस्पिरेशन कहलाता है। इस बात को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। अच्छी तरह से इस बात को दिमाग। अब हम दूसरे साइड में देखते हैं। देखो यहां डायफ्राम कैसा हुआ, यहां डायफ्राम हुआ रिलैक्स। डायफ्राम जब रिलैक्स हो जाएगा तो देखो क्या होगा, उसका वॉल्यूम, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। कौन सा प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या कहलाता है, पल्मोनरी प्रेशर। याद रखना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। और अगर ये एटमॉस्फेयर से कम है, जैसे इस केस में ये एटमॉस्फेयर से कम है, तो ये कहलाएगा, याद रखना, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। अगर एटमॉस्फेयर से कम है तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। गॉट इट माय पॉइंट? सेकंड केस में, ये सेकंड जो हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देखो डायफ्राम क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। डायफ्राम जो है रिलैक्स हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। कितना हो गया, लगभग 763, और एटमॉस्फेयर का कितना है, 760 ही रहता है नॉर्मली। तो ऐसे केस में जब लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ऐसा क्या कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है। और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव हो जाएगा तो लंग्स का जो एयर है वो निकलकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। एंड दिस इंसिडेंट, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। ये इंसिडेंट क्या कहलाता है, अच्छी तरह से याद रखना, ये इंसिडेंट एक्सपीरेशन कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है। तो याद रखना, जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा। जब फ्लैट हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज कर जाएगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नेगेटिव होकर डिक्रीज हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एयर बाहर से लंग्स में एंटर करेगी, एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। अगर मैं दूसरे साइड में बात करूं तो डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो कैसा हो जाएगा, डोम शेप या आर्च्ड हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाएगा तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एयर इस समय बाहर निकल जाएगा। एंड दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इंसिडेंट क्या कहलाता है, एक्सपीरेशन कहलाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहां बात कर लें किसके बारे में, लंग्स के वॉल्यूम के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लें। ये ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में डिस्कशन किया जाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जरा इस बात को समझो, आप बिल्कुल आराम से बैठे हो और आप इंस्पायर कर रहे हो और आप एक्सपायर कर रहे हो। मतलब बिल्कुल आराम से जब आप बैठे हो तो आप कितना एयर इनहेल करते हो या कितना एयर एक्सहेल करते हो, कितना एयर अंदर लेते हो या कितना एयर बाहर छोड़ते हो। आप 500 ml एयर अंदर लेते हो और 500 ml एयर बाहर छोड़ते हो। अच्छी तरह से आप बिल्कुल आराम से ब्रीदिंग कर रहे हो, आराम से बैठे हो, नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप ब्रीदिंग कर रहे हो। तो 500 ml एयर आप ले रहे हो, 500 आप छोड़ रहे हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। अच्छी तरह से याद रखना। फिर देखो, बात को दिमाग में सेट करो, तुम आराम से बैठे हो और आराम से एयर को अंदर ले रहे हो, लंग्स में आराम से बाहर छोड़ रहे हो। कितना अंदर ले रहे हो, 500 ml, कितना छोड़ रहे हो, 500 ml। दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम।
ठीक है, मतलब इंस्पायर और एक्सपायर नॉर्मल दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो तुमने क्या किया कि पहले टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, उसके बाद फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, मतलब पूरी ताकत लगाकर लंग्स को अंदर पहुंचाया। गॉट इट दिस पॉइंट और नॉट? देखो बात को समझो, जब तुमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, 500 ml को अंदर पहुंचाया, 500 ml को बाहर पहुंचाया, ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। फिर तुमने टाइडल वॉल्यूम को अंदर लिया, इंस्पायर किया, फिर पूरी ताकत लगाकर तुमने क्या किया, पूरी ताकत लगाकर लंग्स को भरा। जब पूरी ताकत लगाकर लंग्स को भरोगे तो कितना ml अंदर एयर जाएगा, 2500 to 3000, and this is called as inspiratory reserve volume और IRV। याद रखना, पहले तुमने नॉर्मल एयर लिया, मतलब टाइडल वॉल्यूम लिया, उसके बाद फोर्सफुली एयर लिया, तो क्या हुआ, IRV 2500 to 3000। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं, TB और IRV, तो टोटल एयर तुमने कितना लिया, 3000 to 3500, इतना एयर तुमने कुल मिलाकर अंदर लिया। और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी। क्या कहलाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और आईसी। ठीक है, अब जरा इस बात को हम उल्टा करते हैं। तुमने पहले नॉर्मल 500 ml को एक्सपायर किया, उसके बाद तुमने फोर्सफुली पूरी ताकत लगाकर एक्सपायर किया। देखो पहले तुमने नॉर्मल एयर को बाहर निकाला, कितना बाहर निकाला, 500, फिर पूरी ताकत लगाकर एक्सपायर किया। जब पूरी ताकत लगाकर एयर को बाहर निकाला तो कितना बाहर निकालोगे, 1100 ml एयर बाहर निकालोगे। कितना बाहर निकालोगे, 1100 ml। जब पूरी ताकत लगाओगे, याद रखना, जब तुम पूरी ताकत लगाकर इंस्पायर करोगे तो 2500 से लेकर 3000 ml एयर अंदर पहुंचाओगे, लेकिन जब पूरी ताकत लगाकर बाहर करोगे तो उतना बाहर नहीं होगा। तुम्हारी एक्सपीरेशन की जो कैपेसिटी है वो इंस्पिरेशन की कैपेसिटी से कम है, तो कितना बाहर होगा, 1100 ml एयर बाहर होगा। और ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज ERV, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Got it my point? This is called as expiratory reserve volume। अब अगर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हमने मिला दिया तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1600 ml। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं EC और एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड एज EC और एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, फिर एक वॉल्यूम हम और देखते हैं। देखो तुम पूरी ताकत से अपने लंग से एयर बाहर निकाल दो, जितनी ताकत तुम्हारे पास है सबसे बाहर निकाल दो, पूरी ताकत तुमने लगाया और तुमने लंग से एयर को बाहर निकाल दिया। कुड यू फॉलो माय पॉइंट? तो पूरी ताकत से जब तुम बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद भी 1200 ml एयर हमेशा लंग्स के अंदर रह जाता है, जिसे बाहर निकालना संभव नहीं है और जो लंग्स को पिचकने से बचाता है। ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाता है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम। दिस इज R.K. शुक्ला ऑन यूट्यूब चैनल नीट विनायक। यू हैव टू गिव इन योर ब्रेन, नीट विनायक फ्रॉम कोटा। Could you follow my point? So we are discussing about this volume and capacity of lungs. तो याद रखना, ERB मतलब टाइडल वॉल्यूम को बाहर करने के बाद फोर्सफुली जो तुमने एयर को बाहर निकाला 1100, और उसके बाद भी जो लंग्स में रह जाता है 1200, ये कहलाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर इन दोनों को हम मिला दें, किसको, ERB प्लस FRC को, तो कितना हो जाएगा, 2300 ml, 2300 ml रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद देखो हमने IRB, TB और ERB तीनों को हमने मिला दिया, तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी और BC। वाइटल कैपेसिटी और BC, और इसका वैल्यू कितना है, लगभग 4600 ml। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन चारों को मिला दें, मतलब IRB टाइडल वॉल्यूम, ERB और जो है रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम नहीं, जो रेसिडुअल वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी और TLC। दिस इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी और TLC। इस बात को अच्छी तरह से यहां पर सेट करना है, दिमाग में बिठा कर रखना है। ठीक है, और इनका सबका डिटेल यहां पर अगले पेज पर ये दिया हुआ है, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल
रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो यहां पर ये ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। जब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं तो कुछ बातों को हमें समझना है, कुछ एक बातें हैं जिनको अच्छी तरह हमें दिमाग में सेट करना है। देखो, मान लो कि एयर 4 गैसेस से मिलकर बना है। कौन कौन सी 4 गैसेस से मिलकर बना है? मान लो कि एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती है। थोड़ा देर हम समझने के लिए मान लेते हैं कि एयर 4 गैसेस से मिलकर बना है, ए बी सी डी, और इसमें ए का प्रेशर कितना है 10, बी का प्रेशर कितना है 20, सी का प्रेशर कितना है, मान लो ये भी 20 है, और डी का प्रेशर भी 10 है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। तो याद रखना, ए का प्रेशर कितना हुआ 10, बी का प्रेशर 20, सी का प्रेशर 20, डी का प्रेशर 10। अब याद रखना, इन चारों, मान लो कि इन चारों से मिलकर एयर बन रहा है, तो इन चारों का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। और वो कितना हो जाएगा? अगर चारों का हम सम टोटल कर दें तो ये टोटल कितना हो जाता है? 60 mmHg हो जाता है। 60 mmHg हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, कितना हो जाता है? 60 mmHg। गॉट इट माय पॉइंट? बट इस 10 या 20 को आप क्या मानोगे? तो याद रखना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? गैसों का मिश्रण है, ठीक है। और उसमें से अगर एक गैस को आप निकाल लो और उसका जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो ए का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 10 है। जो बी का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 20 है। जो सी का पार्शियल प्रेशर है वो भी 20 है। और डी का पार्शियल प्रेशर कितना है? ये 10 है। इस बात को याद रखना। तो याद रखना, किसी भी एयर को जितना गैस मिलकर बनाती है उनका इंडिविजुअल प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है, और उन सभी पार्शियल प्रेशर को मिला दो तो क्या बन जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाता है। अब इस बात को यहां समझो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लें। देखो, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 95 to 100। अगर आप लंग्स में बात करोगे तो ये 100 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 104.5, कभी कभी 10 तक पहुंच जाता है, ठीक है। अच्छा, इम्प्योर ब्लड में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 mmHg। इम्प्योर ब्लड में कितना हो जाएगा? 40 mmHg, ठीक है। और अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 55 to 60 mg। Could you follow my point? यहां पर अंतर आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखो, ये ज्यादा कहां है? ये प्योर ब्लड में ज्यादा है, इम्प्योर ब्लड में कम है। तो याद रखना, जहां भी प्योर और इम्प्योर आपस में कांटेक्ट में आएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का फ्लो होगा वो प्योर ब्लड से इम्प्योर ब्लड के साइड में होगा, याद रखना। और कितना फ्लो होगा? 55, जितना उनका डिफरेंस है उसके बराबर फ्लो हो जाएगा। इस बात को याद रखना। मेरी बात को फिर याद रखना कि प्योर और इम्प्योर में पार्शियल प्रेशर में जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस के बराबर एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब मैं जरा बात करता हूं पार्शियल प्रेशर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इसमें याद रखना, प्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg। इम्प्योर ब्लड में कितना है? 46 mmHg। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5-6 mmHg। अगर एनसीईआरटी की बात करोगे तो उसमें इम्प्योर ब्लड में 45, ठीक है। तो अब देखो, जब भी ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कौन? प्योर और इम्प्योर ब्लड, या प्योर ब्लड और इम्प्योर साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ भी, या प्योर एयर और इम्प्योर ब्लड, कुछ भी आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कहां होगा? ये इम्प्योर से प्योर के साइड में होगा। कहां होगा? इम्प्योर से प्योर के साइड में होगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना। इसका फ्लो कहां होगा? इसका फ्लो इम्प्योर से प्योर के साइड में होगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना। बात समझ में आ रही है ना? इम्प्योर से प्योर के साइड में इसका फ्लो होगा। और कितना होगा? इम्प्योर से प्योर के साइड में इसका जो फ्लो होगा, याद रखना, 5 और 6 mmHg के बराबर होगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमने डिस्कस किया कि इसका फ्लो यहां किस तरह से होता है, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में हमने यहां थोड़ा बात कर लिया है, ठीक है। इसके बारे में यहां हमने थोड़ा बात कर लिया है कि किस तरह से इसका यहां फ्लो होता है, ठीक है। अब यहां पर एक बात को हमें समझने की जरूरत है, जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा स्लाइड की जरूरत पड़ेगी। तो एक एक्स्ट्रा स्लाइड हम यहां पर ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा स्लाइड हम यहां पर ले लेते हैं, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, एक एक्स्ट्रा स्लाइड हम यहां पर ले लेते हैं।
लेते हैं, ठीक है। तो अब जरा यहां देखो, ध्यान से देखो, एक दो बातें हैं जिनको हमें यहां समझना है, अच्छी तरह से जिनको हमें समझना है। चलिए हम बात करते हैं। देखो देखो, थोड़ा देर के लिए मैंने ये मान लिया कि ये हुआ लंग्स और ये हुआ टिश्यू, ये लंग्स और ये टिश्यू, दोनों के बीच में क्या है, लंग्स और टिश्यू के बीच में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, ब्लड। और ब्लड को हम कैटेगराइज कर लेते हैं दो कैटेगरी में, प्योर ब्लड एज वेल एज इम्प्योर ब्लड। ऊपर के साइड में मान लो कि हमने यहां लिया प्योर ब्लड, और नीचे के साइड में हमने कौन सा ब्लड लिया है, नीचे के साइड में हमने इम्प्योर ब्लड लिया। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। नीचे के साइड में हमने इम्प्योर ब्लड लिया। अब देखो, अगर पहले मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, मैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है वो कितना होता है, 104 mmHg या उससे ज्यादा भी हो सकता है। पल्मोनरी आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है उसमें उसमें PO2 कितना होता है, अच्छी तरह से याद रखना। उसके अंदर जो PO2 होता है वो कितना होता है, 40 mmHg होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, कितना होता है, 40 mmHg होता है। तो जब 40 और 14 वाला कांटेक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन का फ्लो कहां से होगा, 104 से 40 के साइड में होगा। और जब 104 से 40 के साइड में ऑक्सीजन का फ्लो होगा तो उसके बाद याद रखना कि जो पार्शियल प्रेशर फॉर ऑक्सीजन हो जाएगा वो 95 या 100 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, ये डॉर्सल एओर्टा के ब्लड से होता हुआ, डॉर्सल एओर्टा से होता हुआ ये ब्लड जब टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा तो उस समय टिश्यू में जो PO2 होगा वो कितना होगा, 40 mmHg हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल हो गया है। तो अब देखो, इसका यहां ब्लड में कितना है, 95, टिश्यू में कितना है, 40। तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा वो कहां होगा, हाई से लो के साइड में होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। और कितना होगा, ये जितना इसका डिफरेंस है, डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब 55 के बराबर लगभग होगा। और ये एक्सचेंज के बाद ब्लड में कितना रह जाएगा, ब्लड में 40 रह जाएगा, और टिश्यू में कितना हो जाएगा, सेल में 95 mmHg के आसपास हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। फिर थोड़ा सा हम बात करें किसके बारे में, थोड़ा सा हम लोग बात करें एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, थोड़ा सा हम डिस्कशन करें, हम बात कर लेते हैं। ये फिर वही, ये मान लो लंग्स, सपोज दिस इज लंग्स, ये लंग्स है, और ये क्या है, ये शेल है, टिश्यू है, ठीक है। दोनों के बीच में हमने ब्लड बनाया, ये हो गया ब्लड, ठीक है। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमेशा बहुत ही कम होती है, थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया। ऊपर देखो, हमने ऑक्सीजन के एक्सचेंज के बारे में बात किया है, और नीचे हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब देखो, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होती है, थोड़ा देर के लिए हमने मान लिया 40 mmHg। और लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होकर पहुंचता है उसमें कितना होता है, 46 mmHg, ठीक है। तो कहां जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो होगा वो कहां होगा, ब्लड से लंग्स के साइड में होगा। और उसके बाद यहां ब्लड में ये कितना रह जाएगा, ब्लड में ये 40 mmHg रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 40 mmHg रह जाएगा। और टिश्यू में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, तो नॉर्मली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है, 46 होता है। तो ऑब्वियसली जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, प्योर ब्लड और टिश्यू या टिश्यू फ्लूइड कांटेक्ट में आते हैं, टिश्यू नहीं आता डायरेक्ट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, टिश्यू से निकलकर इंप्योर ब्लड में पहुंच जाएगा। और इंप्योर ब्लड में जब ये पहुंच जाएगा तो या इंप्योर ब्लड में कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, कितना हो जाएगा, 46। और टिश्यू में कितना रह जाएगा, टिश्यू में ये 40 रह जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जिसे आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। फिर थोड़ा यहां पे हम बात कर लें एक्सचेंज के बीच में मेम्ब्रेन कौन कौन सा है, तो देख लो, यहां पर देख लो तुम, ये जो हमने बनाया ये सबसे बाहर का लेयर है, कौन सा लेयर है, एल्वेओलर एपिथेलियम। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, अगर इन दोनों को मैं यहां पे मिला देता हूं तो क्या बनता है, एल्वेओलर एपिथेलियम बनता है। अच्छी तरह से याद रखना क्या बनता है, अच्छी तरह से याद रखेंगे कि एल्वेओलर एपिथेलियम यहां बनकर तैयार होता है। अगर इन दोनों को मैं यहां मिला देता हूं, ये किस साइड में पाया जाएगा, हालांकि हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में पिछले लेक्चर में, फिर भी हम बात कर लें। बीच में क्या होगा,
होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। सबसे अंदर क्या होगा? एंडोथेलियम और ब्लड कैपिलरी होगा। और एल्वेओलर एपिथेलियम की जो सेल है दो तरह की है। निमोसाइट फर्स्ट क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में सहायता करती है, और न्यूमोसाइट सेकंड क्या करता है? सरफेक्टेंट लेयर का सीक्रेशन करता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। अब उसके बाद हमें बात करना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में भी हमें बात करना है, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे। देखो 100% ऑक्सीजन जो कहां आएगी? ब्लड में आएगी। उसका 3% ब्लड प्लाज्मा में, 3% ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। और इस 3% की वजह से जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ते जाता है। याद रखना, पार्शियल प्रेशर कहां बढ़ता है? ब्लड प्लाज्मा में बढ़ता है। और ये जो इसका पार्शियल प्रेशर है 40 से लेकर 95 या 100 तक पहुंच जाता है। 97%, देखो ये 3% तो ब्लड प्लाज्मा में क्या हुआ? ब्लड प्लाज्मा में ये हो गया, डिसॉल्व हो गया। देखने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये अमाउंट छोटा नहीं होता। क्यों छोटा नहीं होता? इसलिए छोटा नहीं होता क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर को बढ़ाता है। Could you follow my point? फिर अच्छी तरह से याद रखना, 97% कहां पहुंच जाता है? 97% ऑक्सीजन के अंदर पहुंच जाता है। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इज आर के शुक्ला, राजेश कुमार शुक्ला, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी फ्रॉम कोटा, एंड वी आर डिस्कसिंग एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर जाता है, और ये क्या करता है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ सकता है, जिससे क्या बनता है? HbO24, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखना 3% आरबीसी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? प्लाज्मा के थ्रू होता है, और 97% का कैसे होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड प्लाज्मा या आरबीसी, और अगर दोनों ऑप्शन ना हो, तो अगर एक ऑप्शन तुम्हें सिलेक्ट करना है तो तुम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? तुम आरबीसी का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। गॉट इट माय पॉइंट? अब उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। यहां थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात कर लें। इसके बारे में बात करने से पहले देखो, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, ये जो है ये क्या कहलाता है? ये एसोसिएशन और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहलाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। हीमोग्लोबिन के साथ में अगर 4O2 जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, तो ये इंसिडेंट क्या कहलाता है? एसोसिएशन और सैचुरेशन, एसोसिएशन और सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। और जब एसोसिएशन होगा तो इसका जो कर्व है, इसका जो डिसोसिएशन कर्व है अभी हम बनाने वाले हैं, उसका लेफ्ट शिफ्टिंग होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, फिर जब ये जो प्योर ब्लड टिश्यू में पहुंचता है तो क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और फिर से हीमोग्लोबिन और 4O2 बन जाते हैं। और ये इंसिडेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिसोसिएशन और डीसैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एसोसिएशन कहां होता है? लंग्स में होता है। डिसोसिएशन कहां होता है? याद रखना, एसोसिएशन कहां पर होता है? एसोसिएशन लंग्स में होता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। और डिसोसिएशन कहां होता है? डिसोसिएशन टिश्यू में होता है। तुम ऐसे बात भी कर सकते हो कि ऑक्सीजन ज्यादा कहां होती है? लंग्स में होती है, तो एसोसिएशन हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कहां होती है? टिश्यू में, तो डिसोसिएशन हो जाता है। और जब डिसोसिएशन होगा तो इसका राइट शिफ्टिंग होगा। ठीक है, अब ये राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग क्या है, जरा इसको हम समझ लें। ठीक है, तो अब जरा इसको समझो। यहां पर एक फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसकी सेंट्रल लाइन पर आएंगे। ओम प्रकाश पैक्ट है, मतलब ओम प्रकाश किसी पर्सन का नाम है जिसने कांटेक्ट किया है। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारी जितनी लर्निंग टिप्स है उसमें केवल कैपिटल लेटर का मतलब है। तो ओम प्रकाश में ओ हमें याद रखना है, और प्रकाश में पी याद रखना है, और है में केवल एच हमें याद रखना है। हम उन कंडीशन की बात कर रहे हैं जिनके चलते मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन होता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। डिसोसिएशन कहां पर होता है? टिश्यू लेवल पर होता है। देखो
O फॉर ऑक्सीजन एंड P फॉर pH। अगर ये दोनों फैक्टर डिक्रीज हो जाए, PO2 कम हो जाए और pH भी कम हो जाए, मतलब एसिडिक pH हो जाए, या पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी बढ़ जाए। पॉल्यूटेंट में क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा 2,3 बाई BPG एंड DPG, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये तीनों पॉल्यूटेंट में आएंगे। उसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हो, वहां कोई खास पॉल्यूशन है, तो वो भी किस में आएगा? पॉल्यूटेंट में आएगा। ठीक है, तो याद रखना ओम प्रकाश डिक्रीज हो जाए और पॉल्यूटेंट या एसिडिटी, A फॉर एसिडिटी एंड C फॉर PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, T फॉर टेम्परेचर एंड H प्लस फॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो याद रखना ओम प्रकाश अगर कम हो जाए, ये याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ओम प्रकाश पैक्ट है, ओम प्रकाश ने समझौता किया है, ओम प्रकाश का समझौता है, ओम प्रकाश द्वारा किया गया समझौता है, ये अच्छी तरह से याद रखना। बात समझ में आ रही है? तो अगर ओम प्रकाश कम हो जाए और पैक्ट है बढ़ जाए, तो क्या होगा? उस केस में क्या होगा? जो HbO2 है, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या बनेगा? इसके ब्रेक डाउन से बनेगा Hb+4O2, ये दोनों इसके ब्रेक डाउन से बन जाएंगे, HbO2 के ब्रेक डाउन से बन जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब और ये कहा होगा टिश्यू। अगर इन चीजों को आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। इन दोनों का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है? बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। बेसिकली दिस इज क्या कहलाता है? डिसोसिएशन कहलाता है, डिसोसिएशन या डिसैचुरेशन। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, मतलब ओम प्रकाश को बढ़ा दोगे, पैक्ट है को कम कर दोगे, तो एसोसिएशन हो जाएगा। और डिसोसिएशन जब होता है तो एक नाम यहां पे याद रखना, बाबा रामदेव को हम लोग सभी जानते हैं, तो बाबा रामदेव का नाम यहां पे याद रखना, R फॉर राइट शिफ्ट, R फॉर राइट शिफ्ट और D फॉर डिसोसिएशन। मतलब अगर डिसोसिएशन होगा तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखना, किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज R.K. शुक्ला फ्रॉम नीट विनायक चैनल। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ाते। अब हम कर्व की बात करें। देखो, एक हमने कर्व बनाया, इसकी इस आर्म पर हमने ऑक्सीजन प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर mmHg में लिया है, और यहां पर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लिया है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना और HbO2 बनना, ये क्या कहलाता है? ये हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कहलाता है। तो इसमें जब हम कर्व बनाएंगे तो कर्व कैसे बनेगा? याद रखना, कर्व इसका सिग्मोइड और एस शेप कर्व बनेगा। याद रखना, सिग्मोइड और एस शेप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इसकी अगर राइट शिफ्टिंग होगी, फिर यहां बाबा रामदेव का नाम याद रखेंगे, अगर इसकी राइट शिफ्टिंग होगी तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है डिसोसिएशन। और जब लेफ्ट शिफ्टिंग होगी तो उसका मतलब एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिसोसिएशन का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में टूट जाना, मतलब HbO2 के ब्रेक डाउन से Hb+4O2 बनना। याद रखना, Hb+4O2 बनना, ये तो हो गया डिसोसिएशन। ठीक है, और Hb+O2 के जुड़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बढ़ना, ये एसोसिएशन। तो अगर इसका लेफ्ट शिफ्टिंग होगा उसका मतलब एसोसिएशन है, और अगर राइट शिफ्टिंग होगा तो उसका मतलब क्या है? डिसोसिएशन है। और नॉर्मली ये कर्व कैसा है? याद रखना, नॉर्मली ये कर्व सिग्मोइड या एस शेप। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जब बात करेंगे तो याद रखना, सबसे पहले 7% कार्बन डाइऑक्साइड कहां रुक जाएगा? ब्लड प्लाज्मा में ये रुक जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में जाकर ये रुक जाता है। ठीक है, फिर इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। इस 7% के रुक जाने के बाद 93% जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहता है वो कहां जाएगा? वो आरबीसी के अंदर जाएगा। इस 93% में से 20 to 25%
मैं इसको 23% मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं? क्योंकि मेडिकल साइंस की जो फेमस इंडियन ऑथर है सीसी चटर्जी, उन्होंने माना है। हालांकि एनसीईआरटी में कुछ 20 से 25% लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसे 23% मान लेता हूं। तो ये 23% क्या होगा, हीमोग्लोबिन के उसका जो प्रोटीनियस पार्ट है ग्लोबिन, उससे जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो कंपाउंड, और ये आरबीसी के अंदर ही रहेगा। अब बाकी कितना रहा, 70%। ये 70% जुड़ जाएगा किसके साथ, वाटर के साथ ये जुड़ जाएगा, और इसके वाटर के साथ जुड़ने से क्या बनेगा, H2CO3, जो वास्तव में कार्बोनिक एसिड है। क्या बनेगा, H2CO3, जो वास्तव में कार्बोनिक एसिड है। और ये H2CO3 जो 70% बनेगा, उसमें से 69% फिर से ब्लड प्लाज्मा में पहुंच जाएगा। कुड यू फॉलो माय पॉइंट? तो अगर आप फाइनल एस्टिमेट करते हो, अच्छा 1% ये कार्बोनिक एसिड यहीं रह जाएगा, 69% वापस पहुंच जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन करते हो कि फाइनल आरबीसी से कितना ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो ये 23 + 1%, मैं इसको 24% का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, आरबीसी के थ्रू होता है। और अगर मैं ये देखूं ब्लड प्लाज्मा से कितना होता है, तो याद रखना ये 7% प्लस ये 69% जो वापस आ गया, जो आरबीसी में जाके वापस आ गया, इसको भी हम यहां जोड़ देते हैं, तो ये 69% ये हो जाता है। तो अगर आपको देखना है कि ब्लड प्लाज्मा से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हुआ, तो 69 + 7% मतलब ये हो जाता है 76%। तो फाइनल डाटा याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड के 76% का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड प्लाज्मा करता है, और 24% का कौन करता है, 24% का आरबीसी करता है। तो याद रखना, अगर कोई कभी तुमसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो याद रखना मेनली ब्लड प्लाज्मा करता है, क्योंकि 76% का कैसे होता है, ब्लड प्लाज्मा से होता है। और कोई कभी तुमसे पूछ ले कि ऑक्सीजन का कौन करता है, तो आरबीसी करता है, क्योंकि 97% का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, 97% का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आरबीसी से होता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम बात करेंगे, एक अलग फिनोमिना है जिसपे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना। ये कहां ऑपरेट होता है, ये मेनली टिश्यू में ऑपरेट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब देखो हम ये बात कर रहे हैं देखो हमने बाकी सारी फेज का हमने बात कर लिया, ये कहां ऑपरेट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। बाइकार्बोनेट कम बनता है, कार्बोनिक एसिड जो बनता है H2CO3, वो फाइनली क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है। तो याद रखना यहां पर हम सारे स्टेप की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, ये 70% जो अभी हमने पढ़ा है कार्बोनिक एसिड बनाता है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहां नीचे हमने इसमें लिया है ब्लड प्लाज्मा और ऊपर हमने लिया है आरबीसी, ठीक। अब देखो जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आया था, इसका अटैचमेंट किसके साथ हुआ, इसका अटैचमेंट हुआ वाटर के साथ। और ये एंजाइम याद रखना फास्टेस्ट एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, जो यहां पर काम करता है, और दोनों के जुड़ने से क्या बना, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा किसमें, H+ आयन और HCO3- आयन, ठीक है। अब याद रखना, अच्छी तरह से याद रखना, इसका 1%, यहां पर जो H+ और HCO3- है उसका 1% आरबीसी के अंदर होता है KHB, पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट। इसका 1% किसके साथ जुड़ जाएगा, इसका 1% H+ HCO3 के साथ जुड़ जाएगा। इससे क्या बनेगा, ये K जुड़ जाएगा, ये HB जुड़ जाएगा किसके साथ, HB H के साथ जुड़ जाएगा, और K जुड़ जाएगा HCO3- के साथ। तो क्या बनेगा, HHB हाइड्रोजन हीमोग्लोबिनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कितना बनाएगा, 1%। 1% कहां रह जाएगा, आरबीसी के अंदर रह जाएगा। बाकी जो 69 H+ HCO3- है, कितना, 69%। और ये कंप्लीट नहीं, इसमें से केवल याद रखना HCO3- जो है वही बाहर जाएगा, H+ आमतौर पर बाहर नहीं जाता, H+ बाहर नहीं जाता। तो H+ को यहां से, H+ को मैं यहां से हटा देता हूं, H+ यहां गलती से टाइप हो गया, इसको मैं हटा देता हूं। H+ बाहर नहीं जाता, क्या बाहर जाता है, HCO3-।
तो HCO3 माइनस, अब याद रखना, आरबीसी से निकलकर कहां जाता है, ये आरबीसी से निकलकर ब्लड प्लाज्मा में जाएगा। ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, NaCl, तो ये किससे जुड़ जाएगा, ये NaCl से जुड़ जाएगा, और NaCl से जब ये जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, NaHCO3। अब NaHCO3 बनने के बाद Cl माइनस फ्री हो जाएगा, तो देखो Cl माइनस कहां पहुंच जाएगा, आरबीसी के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहां पर किसका शिफ्टिंग हो रहा है, देखो नंबर 1 पर किसका शिफ्टिंग हो रहा है, क्लोराइड का शिफ्टिंग हो रहा है। क्लोराइड का शिफ्टिंग कहां हो रहा है, याद रखना, ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर। उसके अलावा किसका शिफ्टिंग हो रहा है, बाइकार्बोनेट का शिफ्टिंग हो रहा है। ये दूसरा शिफ्टिंग बाइकार्बोनेट का है। बाइकार्बोनेट का शिफ्टिंग कहां हो रहा है, ये आरबीसी से कहां हो रहा है, आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा में हो रहा है। तो ये दो तरह की शिफ्टिंग है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट होता है टिश्यू के लेवल पर। जब ये वापस पहुंच जाएगा लंग्स के अंदर तो ये सारा रिएक्शन उल्टा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इतना। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कंट्रोल ऑन रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। ठीक है, तो खास तौर से इसमें जो हमने बात किया है ब्रीदिंग के बारे में बात किया है, थोड़ा सा हम यहां पर बात कर लें। देखो एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है। जो रेस्पिरेशन के कंट्रोल सेंटर पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। इस बात को याद है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है पोन्स पैरोलाई। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर का अपना एक खास कैरेक्टर, वैसे तो इसकी फिजियोलॉजी बहुत लंबी है लेकिन एनसीईआरटी ने जितना दिया है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का अपना एक कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है, ये याद रखना, ये लंग्स में पाए जाने वाले, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले आरआरसी या रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, इसके बारे में बात करने से पहले इसके तमाम सारे यहां पे इन सभी का डिटेल है। जैसे एक सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, ये इसके बारे में। दूसरा सेंटर कौन सा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और तो याद रखना कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है, पोन्स पैरोलाई के अंदर। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर या इंस्पिरेटरी सेंटर को मॉडरेट करने की या इनहिबिट करने की क्षमता रखता है। मतलब अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम कर रहा है, इस बात को अच्छी तरह याद रखना, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर अपना काम नहीं कर पाएगा। Could you follow my point? इसका मतलब जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम नहीं करेगा तब रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को ये काम करेगा, जो कि रेस्पिरेशन का मेन सेंटर है। रेस्पिरेशन का मेन सेंटर कौन सा है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहां पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा, देखो इसको 3 जगह से इंफॉर्मेशन मिलेगा। किस बात का इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन अगर इनका नंबर बढ़ रहा है तो ये इंफॉर्मेशन मेनली उसे कहां से मिलेगा, कीमोसेंसिटिव एरिया से मिलेगा। और कीमोसेंसिटिव एरिया कहां होता है, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। उसके अलावा कैरोटिड बॉडी, ये कैरोटिड आर्च के बाइफर्केशन पर होता है, और एओर्टिक बॉडी ये एओर्टा पर होता है। ये 3 सोर्सेस से, मतलब सोर्स नंबर 1 कीमोसेंसिटिव एरिया, सोर्स नंबर 2 कैरोटिड बॉडी, सोर्स नंबर 3 एओर्टिक बॉडी, इन 3 इंफॉर्मेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और H+ के बढ़ने का इंफॉर्मेशन मिलेगा। याद रखना, रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को मेनली कौन कंट्रोल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन का रोल बहुत कम है इसके लिए। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचा, आरआरसी के पास। आरआरसी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से। और ये कंडीशन जब भी बनेगा तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जब इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो याद रखना क्या होगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना, क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। दिस इज आर के शुक्ला, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी, कोटा, एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो। अच्छा, अब जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम कर रहा है, ब्रीदिंग, एक जो
एक ब्रीदिंग के दौरान पहले न्यूमोटैक्सिक सेंटर बंद रहता है तो इंस्पिरेशन हो जाता है। जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम करना शुरू करेगा तो आरआरसी का फंक्शनिंग जो है मॉडरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। ऐसे में क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो आरआरसी के एक हिस्से एक्सपीरेटरी सेंटर से जुड़ा हुआ है, इसमें मैसेज जाएगा और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जो कि आमतौर पर नहीं होता, क्योंकि याद रखना एक्सपीरेशन एक पैसिव एक्टिविटी, एक्सपीरेशन एक्टिव एक्टिविटी नहीं है, वो पैसिव एक्टिविटी है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। कैसा एक्टिविटी है? पैसिव एक्टिविटी है। गॉट इट माई पॉइंट? तो यहां पर इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। एक्सपीरेशन एक पैसिव एक्टिविटी है, लेकिन फोर्सफुल एक्सपीरेशन अगर होगा तो उसके लिए मैसेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर यहां पर आ जाओ, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हमने अस्थमा में बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, एनसीईआरटी ने जिनका जिक्र किया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अस्थमा कौन सा है? अस्थमा का कॉजिंग फैक्टर क्या है? ये एलर्जी है बेसिकली, और इसमें ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? रेडनेस, फायरी सेंसेशन और जो है स्वेलिंग। ये तीन तरह का एक्टिविटी नॉर्मली इन्फ्लेमेशन कहलाता है। और इसमें क्या होता है? ब्रीदिंग में क्या होता है? डिफिकल्टी होती है। फिर एम्फाइसीमा, जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनका क्या होता है कि जो एल्वेओलर सैक है, जो लंग्स की जो बॉल है, वो डैमेज हो जाती है, जिसके चलते ब्रीदिंग में दिक्कत होती है और इनका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिसके चलते लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते। दूसरा ओआरडी, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहां माइन्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा हवा में होते हैं, उड़ते रहते हैं, जैसे स्टोन, कोटा स्टोन में जो लोग काम करते हैं, एस्बेस्टस इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये जो माइन्यूट पार्टिकल होते हैं लगातार इनके लंग्स में जाते हैं और वहां डिपोजिट होने लगते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से याद रखना, इनके लंग्स में जो फाइबर है उनका प्रोलीफरेशन होता है, फाइबर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते एल्वेओलाई का वॉल्यूम कम होता है, एल्वेओलाई का जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। और इस कंडीशन में क्या होगा? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, चेस्ट पेन होगा, फीवर होगा, टाइट चेस्ट होगा, कफ होगा और जो है रनी नोज होगा, ये उसमें दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? पूरे रेस्पिरेशन को हम लोग रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रेस्पिरेशन में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं, एक लेक्चर उसके लिए हम बनाएंगे। रेस्पिरेशन में कौन कौन से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उन तमाम सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी अगले कई सारे वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बनने वाले हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। दिस इज आर के शुक्ला from Neet Vinayak YouTube channel. Okay, all the best.